हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशुतोष मिश्रा और आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडवेंट एडू में बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है और इस बाधा का आकार या रूप बहुत बड़ा न होने पाए, इसके लिए हम ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस, संपूर्ण लेक्चर इस सीरीज में मिलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो सीरीज से जुड़ते हैं और अच्छे से बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर कन्फ्यूज़न का समाधान होगा, हर समस्या का समाधान इस वीडियो सीरीज में होगा। और जो आपकी पर्सनल समस्याएं होंगी टॉपिक्स को लेकर के या किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उसे आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युतिकी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इस पहले चैप्टर में जो सबसे पहली बात आती है, जो सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है आपका वैद्युत आवेश। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वैद्युत आवेश होता क्या चीज़ है। तो इसकी परिभाषा अगर आपको जाननी है तो इसकी परिभाषा अलग अलग साइंटिस्टों के अनुसार भिन्न भिन्न तरीके से दी गई है, जिसकी प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार से हैं कि आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ? इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश किसी द्रव्य का गुण है। ये बात कंफर्म कीजिए कि आवेश किसी भी द्रव्य का एक गुण है और ये गुण ऐसा है कि इसी गुण के कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र या तो उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्रों का अनुभव करता है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पे अगर आवेश है, मान लीजिए अगर ये वस्तु धनावेशित कर दिया गया, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये धनावेश या ऋणावेश क्या होते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि अगर वस्तु को हम धनावेशित कर देते हैं और इसको किसी ऋण आवेश के वातावरण में रख दिया जाए तो यह क्या अनुभव करेगा? यह एक आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ये जो पदार्थ है इस ऋणात्मक आवेश के वातावरण में, या मान लीजिए कोई अन्य वस्तु है जो कि ऋण आवेशित है, उस ऋण आवेशित वस्तु के प्रभाव में जब इस धनावेशित द्रव्य को लाया जाता है तब इन दोनों के बीच एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है या दोनों ही वस्तुएं, दोनों ही पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल का अनुभव करती हैं। अगर यही आवेश सजातीय हो जाए, यानी कि ये जो द्रव्य हैं ये सजातीय आवेश के हो जाएं। सजातीय आवेश कहने का मतलब ये है कि दो वस्तुएं हों और दोनों ही वस्तुएं समान आवेश की हों, यानी कि अगर इस पर ऋण आवेश है तो इस पर भी ऋण आवेश हो, या फिर इस पर धन आवेश हो तो इस पर भी धन आवेश हो। ऐसी परिस्थिति में जब समान आवेश होगा तो असमान आवेश की परिस्थिति में दोनों द्रव्यों के बीच एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब वस्तुएं विपरीत आवेशित होती हैं तो उनके बीच आकर्षण बल का अनुभव होता है, और जब वस्तुएं समान आवेश के रूप में होती हैं, यानी कि दोनों पे आवेश की मात्रा या परिमाण अगर समान होता है, यानी कि आवेशों की प्रकृति भी अगर समान होती है, तो दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में जो द्रव्य रखे गए हैं उन द्रव्यों या उन वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा रहा है। तो ये जो द्रव्यों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो अनुभव करने का जो गुण है, वो गुण आया कहाँ से?
वो किस वजह से आया, किस कारण से आया, तो उस कारण का ही नाम वैद्युत आवेश है। इसीलिए कहा गया कि आवेश किसी द्रव्य पर उपस्थित वह गुण है जिसके कारण वह द्रव्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या इन क्षेत्रों का अनुभव करता है। बात क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं वैद्युत आवेश की अगली परिभाषा में। अगली परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। दोनों ही बातें घूम फिर करके एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीकों से कही जा रही हैं। यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है जिसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का गुण है। तो मान लीजिए इस पदार्थ में आवेश है ऋण आवेश और इस पदार्थ में आवेश हमें दिख रहा है धन आवेश का। तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। यानी कि ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ पर एक हम देख रहे हैं कि ऋण आवेश है, तो इस पदार्थ पर ऋण आवेश है और इस पदार्थ पर धन आवेश है। तो इसका जो ऋण आवेश है या यूँ कहें ये ऋण आवेशित जो पदार्थ है, ये ऋण आवेशित जो वस्तु है, ये वस्तु इस धनावेशित वस्तु के कारण आकर्षण बल का अनुभव कर रही है। या फिर इस परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि दोनों ही धन आवेश हैं, तो ये वस्तु इस वस्तु के आवेशों के कारण एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। तो यही कहा जा रहा है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। तो कोई दो अगर वस्तुएं हैं तो दो वस्तुओं पे जो आवेश हैं, उन आवेशों के कारण ये वस्तु जब इनको हम पास पास एक निश्चित सीमा के अंतर्गत इनको लाएंगे तो दोनों वस्तुएं किसी न किसी प्रकार का बल का अनुभव करेंगी। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो चाहे जिस प्रकार का बल हो, बल लगना ही लगना है। तो ये बल जिस कारण से आया है या जिस गुण से आया है, उसी गुण को हम वैद्युत आवेश कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर न क्लियर हुई होंगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। एक और परिभाषा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण है जो इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करने का कारण बनता है। बात वही है, जो बातें यहाँ बोली जा रही हैं उन्हीं बातों को अलग तरीके से इस परिभाषा में बोला जा रहा है। तो आई थिंक कि आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब जब आवेश को हम लोगों ने समझ लिया कि वास्तव में आवेश होता क्या चीज़ है, तो आवेश एक गुण है जिसके कारण हम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। सीधी सी बात ये है। जब हम आवेश को समझ गए तो अब बात आती है कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि एक तरफ हम आकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं और एक तरफ हम प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से आवेश के प्रकार तो होते ही होंगे। अब सवाल ये है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक आवेश का मतलब निगेटिव चार्ज। तो आवेश के जो प्रकार की अगर हम बात करें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है धनावेश और नंबर 2 है ऋणावेश। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश यानी कि निगेटिव चार्ज। एक और ख़ास बात, वैद्युत आवेश एक संरक्षित गुण है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत आवेश एक संरक्षित गुण है। जिस चीज़ का संरक्षण किया जाता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिस वस्तु का या जिस किसी भी चीज़ का जब हम संरक्षण करते हैं तो इसका मतलब वो खराब नहीं होने पाएगा, नष्ट नहीं होने पाएगा। तो वैद्युत आवेश के संरक्षित होने का मतलब क्या हुआ? वैद्युत आवेश एक संरक्षित गुण है, इसका मतलब क्या हुआ? तो वैद्युत आवेश एक संरक्षित गुण है, इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत आवेश नष्ट नहीं हो सकता। मतलब कि वैद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है।
तो जिसको हम ना तो नष्ट कर सकें और ना ही उत्पन्न कर सकें, उसका मतलब है कि वह संरक्षित है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये देखिए कि वैद्युत आवेश एक संरक्षित गुण है और ये दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। बात क्लियर है? अब सवाल ये है कि धनावेश किसकी वजह से आता है और ऋणावेश किसकी वजह से आता है। तो जाहिर सी बात है कि धनावेश जो होता है धन कणों की वजह से आता है और ऋण आवेश ऋण कणों की वजह से आता है। अब ये धन आवेश, ये धन कण और ऋण कण ये क्या होते हैं? तो जो धन कण होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं और जो ऋण कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन ऋणावेश के वाहक होते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिटेल में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो परमाणु है, एटम, तो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में अपनी अपनी ऊर्जाओं के अनुसार गति करते रहते हैं। तो नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं? तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित कण होता है, जबकि न्यूट्रॉन हमारा उदासीन कण है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में गति करता रहता है, वह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। तो ये इसलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन धनावेशित प्रकृति की होती है और ऋण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऋण आवेशित प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो धनावेश है वो प्रोटॉनों की वजह से आता है और इलेक्ट्रॉनों की वजह से ऋण आवेश होता है। अगर किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो उसको हम ऋण आवेशित कहेंगे, और किसी वस्तु में अगर प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उसको हम धन आवेशित कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो कि अक्सर उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं या ये आपसे कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बात ये है कि अमेरिकी वैज्ञानिक जो फ्रैंकलिन थे, ये जो धनावेश और ऋणावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नामकरण है, ये जो नाम दिया गया है, ये नाम किसने दिया? ये नाम अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी खास बात यह है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश यानी कि अगर उन पे आवेश समान होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि दो वस्तुएं थी, दोनों पे धन आवेश हैं, या फिर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश इस पर भी होता और ऋण आवेश इस पर भी होता, या फिर धन आवेश इस पर भी है इस पर भी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही जो वस्तुएं हैं ये सजातीय आवेश से आवेशित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब ये दोनों वस्तुएं सजातीय आवेश से आवेशित हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। और जब विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश का मतलब ये हुआ कि वस्तुओं पर विपरीत आवेश हैं, अर्थात एक वस्तु अगर धन आवेशित है तो दूसरी वस्तु ऋण आवेशित है। तो जब वस्तुओं पर विपरीत आवेश होते हैं तो उसी को हम कहते हैं विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश की स्थिति में आकर्षण बल होता है और सजातीय आवेश की स्थिति में प्रतिकर्षण बल होता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट नोट्स आती है कि ये जो आकर्षण का गुण है ये इसका इतिहास क्या रहा है। तो 2500 वर्ष पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने पर उसमें कागज के टुकड़े, तिनके जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये आज से 2500 साल पहले यूनानी दार्शनिक थेल्स ने ये देखा था कि जब हम अंबर एक पदार्थ होता है, जैसे आपका लकड़ी है, कोयला है, प्लास्टिक है, ये पदार्थ हैं, उसी प्रकार से एक अंबर भी पदार्थ होता है। तो उस अंबर पदार्थ को जब हम ऊन से रगड़ते हैं तो ऊन से रगड़ने के बाद उस अंबर पदार्थ को जब हम कागज़ के टुकड़ों, जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों के ऊपर अगर हम रखते हैं तो वो टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं।
और जो हल्के हल्के तिनके होती हैं ना, भूसे की तिनके होती हैं, उनको भी वो आकर्षित कर लेता है, लेकिन बहुत हल्की हो, बहुत भारी होगा तो उसको नहीं आकर्षित कर पाएगा। आकर्षित करता तो ज़रूर है, लेकिन उसकी इतनी क्षमता नहीं होती कि उसको अपने तक खींच सकें। तो इसलिए हल्के टुकड़े हैं कागज़ के या फिर तिनके हैं, तो उन पर ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये प्रभाव किस वजह से आया, इस बात पे यूनानी दार्शनिक थेल्स ने गौर किया। और सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा कि अंबर ही नहीं, अंबर की तरह कांच हो गया, आबनूस हो गया, गंधक हो गया, लाख हो गया। लाख भी एक प्रकार का पदार्थ होता है, आपने देखा होगा महाभारत में लाक्षागृह बनाया गया था ना, तो वो लाख के द्वारा बनाया गया था, तो वो लाख भी एक पदार्थ होता है। तो इन पदार्थों को भी रगड़ने, अगर इनको रगड़ा जाए तो इनमें भी आकर्षण का गुण आ जाता है। इस बात को डॉक्टर गिलबर्ट ने देखा। तो एक तरह से देखा जाए तो सन 1600 ईस्वी के दौरान इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट नोट्स है आपका कि वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है, आवेश की ध्रुवता कहलाती है। ये बात समझिए, ध्रुवता क्या है, आवेश की ध्रुवता क्या है। तो आवेश की ध्रुवता एक गुण है, पहली बात इसको आप कंफर्म कर लीजिए कि आवेश की ध्रुवता गुण है। और इस गुण से होता क्या है, यही गुण, आवेश की ध्रुवता ही हमें बताती है कि कौन धन आवेश है और कौन ऋण आवेश है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना जानिए कि आवेश की जो ध्रुवता होती है वो आवेशों के प्रकारों में भेद करता है, यानी कि ये इससे क्लियर होता है कि कौन धन आवेशित है और कौन ऋण आवेशित है। नेक्स्ट नोट्स है कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होती है, ये एक पत्ती जैसी होती है इस तरह के, ठीक है। जब हम इनको आवेशित वस्तुओं के बीच ले जाते हैं या आवेशित वातावरण के बीच लेके जाते हैं, तब इनकी जो पत्तियां हैं आपस में सिकुड़ जाएंगी या फिर फैल जाएंगी। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, सामान्य अवस्था में है, लेकिन जब इसको हम अलग अलग प्रकार के आवेशों की परिस्थिति में जब ले जाते हैं, मान लीजिए कहीं ऋण आवेश है या कहीं धन आवेश है, तो इनकी पत्तियां जो होती हैं या तो सिकुड़ जाएंगी या तो फिर फैल जाएंगी और ज़्यादा फैल जाएंगी। तो इस एक यंत्र को हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं, और इसी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी यंत्र द्वारा ही हम आवेशों की उपस्थिति का पता लगाते हैं, उसका संसूचन करते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखेंगे, और बहुत ज़्यादा लंबा हम क्लास नहीं बढ़ा रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, लेकिन रेगुलरली लेकर चलेंगे। और जितना चीज़ आज आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, उनको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं करोगे, अगर आप खुद कोशिश नहीं करोगे, तो इससे नुकसान आपका होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक एक बातों को आप रिवाइज़ करिए और उसको याद रखिए। और ये जो मैंने दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट नोट्स हैं और मैंने कोशिश की है कि ये नोट्स आपका बेस्ट नोट्स हो, ठीक है। तो इसलिए आप इसका नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ साथ में, और अगर आप PDF के लिए बोलेंगे तो हम PDF भी अवेलेबल करा देंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग नया टॉपिक लेकर चलेंगे, इसके आगे का टॉपिक होगा, और उस नए टॉपिक में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे। और कल का जो टॉपिक होगा उसका नाम है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप के न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, तो इसलिए आप इन पे ध्यान दीजिएगा। तो कल हम इस टॉपिक को क्लियर करवाएंगे, और थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस टॉपिक को अपने बुक से पढ़ लीजिए। जब पढ़ने के बाद जब आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, तब आपको ज़्यादा प्रॉफिट महसूस होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।